हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। अभी तक हम लोगों ने सेफ्टी चैप्टर कंप्लीट कर लिया और सेफ्टी चैप्टर लगभग 4 क्लास में कंप्लीट हुई है। तो समझ लीजिए, अगर 4 क्लास में कंप्लीट हुई तो हमने हर एक चीज़ को समझाया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है हमने आपके कहने पर, और उसमें हमने 5S के बारे में पढ़ाया था, है ना। और हमने पढ़ाया था आपको कंपोस्टिंग लैंडफिल्स के बारे में भी पढ़ाया था। तो और इसके बारे में हम लोगों ने कांच की सामग्री, कलर कोड, ये सब हमने आपको, और इसके अलावा हमने आपको मैकेनिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद कराए थे। और सेफ्टी साइन के बारे में भी हम लोग याद कराए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई थी। आशा करते हैं आपने अच्छे से वो क्लास देखी होगी और आपको याद भी, आपने रिवीजन भी किया होगा। वैसे हम क्लास में आपको सब कुछ याद करा देते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी होती, जो कि हम लाइव टेस्ट करा देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती होगी। चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट हम कराते हैं फ्री में, डेली 9 PM में होता है। तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अभी क्लास होगी, इसके बाद 9 PM में लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा। तो आज मेजरमेंट हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और मेजरमेंट से ही आज आपका लाइव टेस्ट होगा। तो जो चैप्टर की क्लास होगी उसी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए यूजर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आपके लिए दिल से स्वागत है। आज देखिए, अंत तक क्लास को देखिए। इसके बाद आपको जो भी फीडबैक देना हो कमेंट करके आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, और मतलब कि सेकंड चैप्टर हम बोलेंगे इसको। सेकंड चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं नियमित थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर कभी पूछा जाए तो 1986 को GK में क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1986 में कब लागू किया, कब लागू किया गया, 1986। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है। और एक आपको याद रखना है कारखाना अधिनियम, जो कि हमने पिछली क्लास में याद कराया था। कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया, 1948 को। ये भारतीय कारखाना अधिनियम जो है 1948 में लागू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट के बारे में। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि SI के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होती है, मीटर होती है। तो याद रखना है, SI के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होती है, मीटर। SI के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर है। और इन्होंने यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया गया वो भी आपको याद रखना है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं। तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं फ्रेंड्स, 1 मीटर में हमारे 1000 mm होते हैं। कितने होते हैं, 1000 mm। कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए हमको ये याद है कि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये हमें याद रहता है मोस्टली। तो अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो आप 10 का गुणा इसमें कर दोगे, किसमें, 100 सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर की जगह 10 रख दो तो आपके क्या आ जाता है, 1000 मिलीमीटर आ जाता है ना। इस सेंटीमीटर की जगह पे क्या रखोगे, 1 सेंटीमीटर का मान रखोगे, तो यहाँ पे 10 रखोगे, 10 मिलीमीटर, तो हमारा 1000 इस टाइप से आ जाता है। तो सिंपल से आपको पता भी होगा। तो जहाँ पे मोस्टली ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर होता है, ये पूछा जाता है। बताइए कमेंट करके, सोचिए कि 1 माइक्रोन बराबर कितने मीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे 1 माइक्रोन बराबर कितने मिलीमीटर, तो 10⁻³ मिलीमीटर ये होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, बहुत ही रिपीट पूछे जाते हैं। तो 1 माइक्रोन में 10⁻³ या 0.001 mm, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन, है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। सिंपल से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की अधिमानित इकाई क्या है, मिलीमीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे एग्जाम में पूछेगा बताइए। पूछेगा एग्जाम में कि इंजीनियरिंग कार्यों में जो हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे ड्राइंग वगैरह जो हम लोग बनाते हैं ना कॉपी में, तो आप देखना उसमें हम लोग मिलीमीटर में लिखते हैं। कभी लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, नहीं। जैसे हम मान लीजिए इसको हमें यहाँ पे बताना है चौड़ाई, मोटाई, कुछ भी बताना है, तो वहाँ पे हम क्या बताते हैं कि ये 1 मिलीमीटर
का गैप है या 2 मिलीमीटर का गैप है, तो इस टाइप से बताते हैं। तो इंजीनियरिंग कार्यों में हम लंबाई की अधिमानित इकाई किस में लेते हैं? मिलीमीटर में। ऑप्शन कैसे रहेगा? मिलीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा, इंच रहेगा, तो हम लोग को मिलीमीटर लगाना है। इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की अधिमानित इकाई क्या होती है? मिलीमीटर होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ा होगा उसमें हम लोग मिलीमीटर में लिखते थे, है ना। सभी बड़ी एवं छोटी विमाएँ जो होती हैं मिलीमीटर में वर्णित की जाती हैं, ठीक है। जितनी भी छोटी बड़ी विमाएँ होती हैं उनको किस में वर्णित करते हैं? हम लोग मिलीमीटर में वर्णित करते हैं। लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणालियाँ। लंबाई मापन की अन्य ब्रिटिश प्रणालियाँ होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें याद करने वाली चीज़ हम ये वाली इम्पोर्टेंट बहुत। इस प्रणाली में मूल इकाई इंपीरियल स्टैंडर्ड गज है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि देखिए अगर वो पूछता है कि एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई, एसआई के अनुसार, है ना, स्टैंडर्ड एसआई के अनुसार आप जानते हो जैसे एमकेएस होता है उसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो एसआई हो जाता है। तो एसआई क्या होता है? एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होती है? मीटर होती। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि इंच में ब्रिटिश प्रणाली में, ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में हमारी लंबाई की मूल इकाई क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे? गज बताएंगे, गज या आर, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रणाली में मूल इकाई हमारी गज होती है, किसकी? लंबाई की, ठीक है। सहित अधिकांश देश पिछले कुछ वर्षों से एसआई इकाई को मानने लगे। मतलब अभी कुछ अधिकांश देश, अभी से लेटेस्ट में कुछ देश जो ब्रिटिश प्रणाली में जो हम लोग मानते हैं मीटर को, वही लोग एसआई इकाई को भी मानने लगे हैं। इंजीनियरिंग स्टील का प्रयोग कार्यखंड की माप लेने के लिए करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टील रूल का प्रयोग क्या कहाँ पर करते हैं? कार्यखंड की माप लेने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूल और स्केल में क्या अंतर है? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, रूल और स्केल में क्या अंतर है? कोई कमेंट में बता सकता है कि रूल और स्केल में क्या अंतर है? बता सकता है कोई? रूल और स्केल में क्या अंतर है? ये अंतर है कि स्केल का जो प्रयोग है, स्केल का प्रयोग है हम लोग नक्शा बनाने में करते हैं। स्केल का प्रयोग हम नक्शा या मानचित्र बनाने में करते हैं, जबकि रूल का प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं। रूल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं। जब भी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? या नक्शा, किसी मकान का हम चित्र बना रहे, मानचित्र बना रहे, टॉप व्यू, है ना, फ्रंट, ये सब क्या है? ये हम लोग स्केल से बनाते हैं। और जब हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पर हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं ना, रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले ये याद रखना है कि यार्ड को हम गज भी बोलते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक गज में कितने फुट होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक गज में आपके कितने फुट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को कमेंट बताना है कि एक गज में कितने फुट होते हैं। तो मान लीजिए एक गज में आपने आंसर दे दिया होगा, एक गज में 3 फुट होते हैं, ठीक है। और गज को ही हम क्या बोलते हैं? यार्ड बोलते हैं। तो अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि एक यार्ड में कितने फुट होते हैं, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि यार्ड क्या होता है। तो एक यार्ड में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। मोस्टली सबको याद रहता है एक गज में 3 फुट होते हैं, लेकिन एक यार्ड में पूछ लिया जाए तो नहीं याद रहता, क्योंकि गज को ही हम इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक गज में कितने फुट? 3 फुट होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखिए, एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? तो 36 इंच होते हैं। एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं, ठीक है।
यार्ड को हमने जैसे क्या बताया, गज बताया, तो एक गज पूछे एक या यार्ड पूछे, तो एक यार्ड में कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। जैसे कि आपको पता है सिंपल सा कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो ये सभी को पता होगा, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो अगर 3 फुट में पूछ लिया जाए तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 इंच हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको लोग को याद रखना है। तो हाँ, अगर अभी कभी भी हम आपसे पूछें कि बताइए एक यार्ड में कितने इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं। ठीक है, यार्ड को क्या कहते हैं हम लोग, गेज कहते हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा हम लोग का, ये तो फिगर के बारे में यहाँ पे दिया गया है और स्टील रूल के बारे में बताया कि स्टील रूल जो होती है किसकी बनी होती है। तो स्टील रूल हमारी स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। मुख्यतः आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये रूल लंबाई में साइज 150, 300, 500, 1000 की mm की भी होती है। स्टैंडर्ड लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। स्टील रूल की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है। स्टील रूल की स्टैंडर्ड, कोई भी अगर वर्ड यूज किया जाए स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा हम लोग को यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा उस साइज का हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। कि इस साइज में ज़्यादातर मार्केट में लोग खरीदते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड लंबाई। तो स्टील रूल की स्टैंडर्ड लंबाई जो होती है वो 300 मिलीमीटर होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये रूल लंबाई में जो 150 से 1000 mm तक का स्टील रूल पाया जाता है। कितने साइज तक का पाया जाता है, 150 से 1000 mm तक का पाया जाता है। अगर आप इसे रॉयल प्रीतम ठाकुर में पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ पे 1200 में मिल जाता है कि 1200 mm तक ये स्टील रूल पाई जाती है। ठीक है, फिर भी आपको निमी को फॉलो करना है क्योंकि निमी इज़ द बेस्ट। निमी में लगभग जो सही लिखा रहता है वही आंसर माना जाता है। स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है तो अच्छे से आपको पता है 1/2 या 0.5 mm लिस्ट काउंट हमारी होती है। ठीक है, इसी के अलावा अगर पूछे आपका इंच में पूछे तो इंच में हमारी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1/64 इंच होती है। तो आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी माप में स्टील रूल। मीट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज, ठीक है, मीट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज साइज 150, 300, 500 तथा 1000 mm की भी होती है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि चाहे मीट्रिक पद्धति की हो या ब्रिटिश पद्धति की, उसमें ग्रेजुएशन की जो पूरी जो रेंज की साइज होती है, जो लंबाई होती है रूल की, वो 150 से 1000 mm तक की होती है। तो कौन कौन से साइज का रूल पाया जाता है, तो 150 का पाया जाता है, 300 का पाया जाता है, 500 का और 1000 mm का स्टैंडर्ड रूल पाया जाता है। अगर पूछे कि स्टील रूल की स्टैंडर्ड लंबाई क्या होती है तो 300 आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे एक यार्ड में कितने इंच होते हैं तो 36 इंच होते हैं। इस टाइप से आपको याद करते हुए चलना है। हम लोग याद भी कराएंगे आपको क्लास में ही, ताकि आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप पढ़ रहे हैं इस टाइम बेस्ट फिटर की जो बेस्ट फिटर थ्योरी बुक होती है वो आप पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं निमी फिटर थ्योरी। ठीक है, इस बुक के सामने कोई भी बुक अच्छी नहीं है, सबसे अच्छी बुक। क्योंकि अगर आपने ये बुक अच्छे से पढ़ ली ना तो फिर अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप ये बुक पढ़ो, साथ ही साथ आप रॉयल प्रीतम ठाकुर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ आपको नए पॉइंट मिल जाते हैं। फिर भी जो उसमें नए पॉइंट मिलते हैं तो हम साथ में इस वीडियो में बता भी देते हैं। ऐसा नहीं कि जो निमी में लिखा वही केवल होता है, वो तो हम बता ही रहे, साथ में अलग एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको रॉयल प्रीतम ठाकुर भी देखना ना पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे सभी बुक को फॉलो करते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज दे सकें। नैरो स्टील रूल और शॉर्ट स्टील रूल, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, नैरो स्टील रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए नैरो का मतलब होता है सकरा, और सकरी जगहों पे हम नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ पर करते हैं, हम सकरी जगह पर करते हैं नैरो स्टील रूल का। इस प्रकार की रूल का प्रयोग कीवे की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल तथा अन्य जहाँ पर साधारण रूल नहीं पहुँच सकती है, इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो नैरो स्टील रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सकरी जगह पर करते हैं। और इसमें जो
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कीवे की गहराई अगर मापना है तो किस रूल का प्रयोग करेंगे। वैसे कीवे की अगर ये भी पूछा जाता है कि बेलनाकार पाइप पर अगर मैं मार्किंग वगैरह करनी तो उसके लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो की सीट रूल यूज करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि कीवेज की अगर हमें गहराई मापनी है, क्या पूछे एग्जाम में, कीवेज की गहराई मापनी है तो हम लगाएंगे नैरो स्टील रूल। अगर बेलनाकार पाइप में मार्किंग करनी उसके लिए जो हम लोग स्टील रूल यूज करते हैं वो हम की सीट रूल यूज करते हैं। कौन से रूल यूज करते हैं हम लोग, की सीट रूल यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे इन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग हम छोटे व्यास की गहराई में करते हैं, क्योंकि जो नैरो स्टील रूल होता है ये 5 mm की चौड़ाई में मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है 5 mm की होती है, बहुत ही इसकी जो चौड़ाई होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ पर, छोटे व्यास की गहराई को मापने के लिए करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, ब्लाइंड होल को भी मापने के लिए करते हैं। ब्लाइंड होल क्या होता है, जो कोई ऐसा होल जिसका होल आर पार ना हो उसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल कहलाता है, ठीक है। मतलब आपने किसी होल में सिक्का डाला है और दूसरी ओर से ना निकल पाए, दूसरी ओर से ना जा पाए, उसे कहते हैं ब्लाइंड होल, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होती है। ये चौड़ाई भी पूछ सकता है कि नैरो स्टील रूल की चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 mm होती है। और इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर साधारण रूल नहीं पहुँच सकती है। और नैरो स्टील रूल की हमने चौड़ाई तो बताई और मोटाई कितनी होती है, 2 मिलीमीटर होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा नैरो स्टील के बारे में। नैरो स्टील जो होती है इसका प्रयोग हम ग्रूव या स्लॉट मापने में करते हैं। इसमें ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका प्रीतम ठाकुर में पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसका प्रयोग हम स्लॉट ग्रूव या मापने में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, नैरो रूल का प्रयोग सकरी जगहों पे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे कीवेज की गहराई मापने में हम लोग नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। नैरो स्टील में हमने बताया कि सकरी जगह पे मापने के लिए करते हैं। और जो शॉर्ट रूल होता है इसमें हम क्या, स्लॉट मापते हैं। तो ऐसे याद रखना है, सा से स्लॉट है ना, सा से स्लॉट मापने के लिए, स्लॉट या ग्रूव मापने के लिए हम शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करेंगे। और नैरो स्टील रूल का प्रयोग हम सकरी जगहों पर या कीवेज की गहराई को मापने के लिए, या छोटे व्यास की गहराई या फिर ब्लाइंड होल की गहराई को मापने के लिए करते हैं। क्योंकि जो नैरो स्टील रूल होती है उसका साइज, उसकी चौड़ाई 5 मिलीमीटर होती है। याद हो गया होगा आप लोग को। जो हमारी शॉर्ट स्टील रूल होती है या 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है, जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए, जहां पर स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है। तो जहां पर स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है वहां पर हम शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करता है, ठीक है। शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। यह है ग्रूव, छोटे शोल्डर, कीवे को मापने में करते हैं। तो ये भी कीवे को मापने में करते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कहा है कि कीवे की गहराई को मापने के लिए। तो कीवे की गहराई को मापना है तो हम नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। और एक और हमने यूज बताया था, क्या बताया था कि अगर हमें कोई बेलनाकार पाइप है उसकी बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचना है या मार्किंग करना है ना, तो बेलनाकार पाइप अगर वर्ड दे देता है तो वहाँ पर हम कौन सी रूल यूज करते हैं, की सीट रूल यूज करते हैं। कौन सी, की सीट रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये और शॉर्ट रूल के बारे में हमने बता दिया कि इसका प्रयोग हम ग्रूव या स्लॉट को मापने के लिए करते हैं, तथा शेपर, मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि शेपर, मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में हम किस रूल का प्रयोग करते हैं, तो शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि नए क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, थ्योरी से ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक माइक्रोन में, जो जैसा कि अभी हमने बताया ऊपर कि एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10⁻³ मिलीमीटर, और एक माइक्रोन बराबर 10⁻�6 मीटर। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनको याद रखना है, बाकी हमने सब ऊपर बता दिया है। ये यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बता चुके हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर 10 मीटर। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होती है इनको, तो नेक्स्ट क्लास में इनका हम एक तरीका बताएंगे। अगर आप कमेंट करिएगा तो ज़रूर बताएंगे कि कैसे इनको याद किया जाता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप फिर बताइएगा, है ना, हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि अभी हम मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं, वो अगर बताने लगे तो फिर क्लास हो जाएगी लंबी, है ना। रूल तथा आसानी से होल्डर से स्लॉटेड सिरे में चली जाती है तथा हैंडल के अंत में। ये किस रूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? ये रूल हम बात कर रहे हैं आपका शॉर्ट रूल के बारे में, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई दिया नहीं है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। रूल जो है आसानी से होल्डर से स्लॉटेड सिरे में चली जाती तथा हैंडल के अंत में खांचेदार नट के घुमाने से कठोरता क्लैंप हो जाता है। ये रूल के बारे में बता रहा है। और रूल के बारे में आपको पता है कि लिस्ट काउंट जो होती है वो 1/64 इंच होती है। अगर इंच में पूछे और मिलीमीटर में पूछे तो 1/2 मिलीमीटर। पाँचों रूलों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हमने आपको बताया वो आपको याद रखना है। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। स्टील रूल से जो एक सिरे में टेपर होती है, इस रूल का प्रयोग यहाँ पर मतलब ये कह रहा है कि जो ऐसी स्टील रूल जो एक सिरे में क्या होती है, टेपर होती है, तो उनका कहाँ प्रयोग करेंगे? टेपर जगह में करेंगे, है ना। बिल्कुल कॉमन सी बात है कि इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा छोटे होल का आंतरिक साइज, कैसा? छोटे होल का आंतरिक साइज पर हम क्या करते हैं? टेपर स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। नैरो स्लॉट का प्रयोग करते हैं, नैरो स्लॉट में करेंगे हम लोग, है ना। ग्रू खाली जगह को मापने में करेंगे, तो ये हम लोग वहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जो भी टेपर सिरा होता है उस सिरे को हम क्या करेंगे? स्लॉट में डालेंगे, तो हम क्या है, सक्रिय जगह को माप सकते हैं जो भी हमारी टेपर स्टील रूल है, और ग्रू माप सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाता है। छोटे होल का आंतरिक साइज भी हम माप सकते हैं, किससे? टेपर स्टील रूल से, जो एक सिरे पर क्या है, टेपर है। इस रूल में 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ाई तथा अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। तो टेपर स्टील रूल में 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ाई तथा अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है, ठीक है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हम ज़रूर बताएंगे। स्टील रूल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है इसका कि सिरा तथा सरफेस को ख़राब होने से बचाया जाए। कभी भी स्टील रूल को अन्य कटिंग टूल के साथ ना रखें। यदि काम नहीं है तो और उसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के रखें। एंगुलर मेजरमेंट के बारे में क्या इन्होंने बताया? तो एंगुलर मेजरमेंट के बारे में देख लिया। ऑब्जेक्ट के कोणों का कोणीय माप सामान्य रूप से डिग्री, जो कोण होता है उसको हम किस में मापते हैं? कोण को हम डिग्री में मापते हैं, मिनट में मापते हैं और सेकंड में मापते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कोण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है ना। हम आपको बता देते हैं आंसर, क्योंकि अगर आपसे पूछते हैं तो जो पब्लिक कमेंट होता है मोस्टली आप लोग बताते ही नहीं आंसर, जो क्वेश्चन पूछते हैं तो बताया करें। तो हम आंसर आपको बता देते हैं। अगर कोण की सबसे बड़ी पूछा जाए कि कोण का सबसे बड़ा मात्रक या सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए तो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। कोण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? रेडियन, है ना। और कोण की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो सेकंड बताएंगे। क्या बताएंगे? सेकंड बताएंगे, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि ऑब्जेक्ट के कोणों को कोणीय माप सामान्य रूप से डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट में विभाजित होती है और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित होते हैं। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना। और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है, तो आपको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1 माइक्रोन के बारे में हम लोग पढ़ लिया, 1 मीटर के बारे में पढ़ लिया था, है ना, कि कितने, ये भी आप लोग याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 1 इंच होता है और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। और अभी हमने याद कराया था कि देखिए यार्ड को क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। तो 1 गज में बोले या 1 यार्ड बोले तो 3 फुट, 1 गज में 3 फुट। और एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं? तो 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। 1 मील में कितने फोर होते हैं? तो 1 मील में 8 फोर होते हैं। कितने फोर होते हैं? 8 फोर होते हैं, ठीक है। 1 फॉरलॉन्ग में कितने होते हैं? 220 यार्ड्स होते हैं। 100 फॉरलॉन्ग में 220 यार्ड्स, ये याद रख सकते हो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने क्या है? स्क्राइबर।
स्क्राइबर से चलने से पहले कुछ रूल हैं जो रह गए हैं, जैसे कि श्रिंक रूल इसके बारे में नहीं दिया है, तो श्रिंक रूल हम आपको बता देते हैं। बस पूछा क्या जाता है श्रिंक रूल से कि श्रिंक रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्या पूछा जाता है। बहुत स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि श्रिंक रूल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। श्रिंक रूल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो श्रिंक रूल का प्रयोग हम पैटर्न मेकर में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, पैटर्न मेकर में करते हैं। पैटर्न के द्वारा जो मोल्ड तैयार होता है ना, उसमें हम लोग करते हैं। तो पैटर्न मेकर कभी भी पूछे कि पैटर्न मेकर में हम किस रूल का प्रयोग करते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो रूल रह ही जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैटर्न मेकर में हम श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। इसका एक वास्तविक साइज भी पूछा जाता है कि ये जब हम लोग साइज मापते हैं फिर ये साइज सिकुड़ जाता है, इसलिए हम श्रिंक रूल साइज जो होता है, जो श्रिंक रूल होता है वास्तविक साइज से थोड़ा बड़ा रखा जाता है ना। तो ये भी आप लोग को पॉइंट याद रखना है, कितना बड़ा रखा जाता है, कितना साइज अधिक रखा जाता है, ये आप लोग पब्लिक कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने श्रिंक रूल के बारे में बता दिया। अब फ्लेक्सिबल रूल के बारे में बता देते हैं कि फ्लेक्सिबल रूल, एक और रूल है फ्लेक्सिबल रूल। क्या बोलते हैं इसे हम, फ्लेक्सिबल रूल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सुन लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग हम टेढ़ी मेढ़ी व उत्तल अवतल सतहों को मापने के लिए करते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि टेढ़ी मेढ़ी या उत्तल सतहों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी या उत्तल सतहों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। तो क्या आप लगाओगे, फ्लेक्सिबल लगाओगे कि टेढ़ी मेढ़ी और उत्तल अवतल सतहों को मापने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करें। फ्लेक्सिबल रूल का इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल रूल, जैसे हम लोग छोटे में एक रूल ऐसे हाथ में मारते थे तो क्या है, रोल हो जाती थी, हाथ में ही घूम जाती थी बिल्कुल घड़ी की तरह, तो वो क्या होती, फ्लेक्सिबल होती थी कि जिस तरफ मोड़ो उसी तरफ हो जाती थी। तो फ्लेक्सिबल इस तरफ से समझ सकते हो। टेढ़ी मेढ़ी या उत्तल सतहों को मापने के लिए हम फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग करते हैं। और एक और रूल है जिसे बोलते हैं की सीट रूल। की सीट रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो कि हमने 3-4 बार बताया कि अगर कभी पूछे कि पाइप की बाहरी सतह पर समांतर रेखाएं खींचना हो या कीवेज की मार्किंग करना हो तो वहाँ पर हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। की सीट रूल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम बेलनाकार अगर कोई पाइप है उसमें अगर बाहरी समांतर रेखाएं खींचनी है, ठीक है, बाहरी समांतर रेखाएं खींचनी है तो हमें किसी न किसी रूल की आवश्यकता पड़ेगी लाइनिंग खींचने के लिए, तो वहाँ पर हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछता है की सीट रूल से कि हमें पाइप की बाहरी सतह पर मार्किंग करना है तो हम किस रूल का प्रयोग करेंगे, तो हम की सीट रूल का प्रयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी अब रहा कैलिपर रूल। तो कैलिपर रूल जो होता है हमारा, ये भी कैलिपर की भांति होता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे जा बने होते हैं वो अपर साइड और लोअर साइड में, तो ये इंपॉर्टेंट कैलिपर रूल नहीं है। बाकी जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए, क्योंकि नियम में रूल नहीं दिए हुए थे इसलिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया है ताकि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे। क्योंकि यूजेस पूछा जाता है तो हमने आपको यूजेस बता दिया। स्क्राइबर क्या होता है, स्क्राइबर किस मेटल का बना होता है, तो स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HCS, है ना। और अगर पूछे कि जो स्क्राइबर होता है हाई कार्बन स्टील का तो बना होता है, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग है मार्किंग करना, ठीक है। तो विन्यास कार्यों मतलब मार्किंग कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम, विन्यास कार्यों हो सकता है इसमें जो हम लोग माप वगैरह करते हैं उसमें, विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जॉब कार्य का विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। मान लीजिए कोई जॉब है, हमने मशीनिंग वगैरह करनी है उसमें, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, मशीनिंग किए जाने वाले, तो कोई जॉब पे मशीनिंग करना है तो उसके लिए हमें कितना मटेरियल काटना है, कितनी उसकी फिनिशिंग करनी है। मान लीजिए कभी भी हम लोग हेक्सा से काटते हैं कोई जॉब को, तो पहले हम लोग क्या है, मार्किंग कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से हमको काटना है। तो पहले हम माप लेंगे जॉब को कि कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। वो मापने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। वो लाइन खींचते हैं हम लोग, स्क्राइबर से खींच देते हैं,
है ना, या फिर हमने हल्का सा रेखाएं खींच दिया है, तो उन विमाओं को प्रदर्शित करने के, उन विमाओं को दिखाने के लिए जो हमने मापा है उसको दिखाने के लिए कि ये हाँ भाई ये 5 मिलीमीटर है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे दिखाएंगे, लाइंस खींचकर दिखाएंगे, वो स्क्राइबर से हम लोग खींचते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कार्य के लिए खरोंची एक औजार है, मतलब स्क्राइबर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है जिसे हार्ड किया जाता है। ठीक है, स्क्राइबर को हम हार्डो टेम्पर करते हैं। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हेतु एक सिरे को घिसकर एवं बारीक बिंदु को नोकदार बना लिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा स्क्राइबर होता है स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हेतु, मतलब स्पष्ट मतलब जो दिखे वही स्पष्ट हुआ, स्पष्ट और बारीक रेखाएं खींचने हेतु इसके एक सिरे को घिसकर एक बारीक बिंदु को नोकदार बना लिया। तो मतलब जो स्क्राइबर का ये पॉइंट होता है इसको अच्छे से बारीक घिस लेंगे, अगर जितना ये तीखा पॉइंट होगा उतनी अच्छी लाइन बढ़िया से खींचेगी। मान लीजिए हमारा स्क्राइबर का पॉइंट मोटा हो गया तो लाइन कैसे इतनी मोटी खींचेगी, अगर स्क्राइबर को बढ़िया अच्छे से पतला कर लिया पॉइंट को तो पतली लाइन खींचेगी, तो उतना ही अच्छा होगा, है ना, हमारे लिए। तो यहाँ पर ये इसके बारे में हम लोग जान लिया। और ये क्या होता है, ये हमारा बेंट पॉइंट होता है, ये हमारा स्ट्रेट पॉइंट और ये ग्रिप होता है जिसके माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा स्क्राइबर के बारे में कि स्क्राइबर जो होता है विभिन्न माप में उपलब्ध होता है। ठीक है, विभिन्न माप में हम उपलब्ध होता है। इनमें से अधिकतर जो प्रयोग होने वाला स्क्राइबर है तो प्लेन स्क्राइबर है। तो एग्जाम में पूछता है कि अधिकतर स्क्राइबर हम कौन सा यूज करते हैं, तो अधिकतर प्रयोग होने वाला स्क्राइबर जो होता है प्लेन स्क्राइबर। ऑप्शन कैसे देगा, प्लेन स्क्राइबर दे देगा, सेकेंड ऑप्शन देगा आपका बेंट स्क्राइबर देगा, है ना, इस टाइप से दे देगा। तो आपका कहाँ पर यूज करते हैं, सामान्यतः अधिकतर जो हम लोग यूज करते हैं वो प्लेन स्क्राइबर यूज करते हैं। और प्लेन स्क्राइबर जो होता है विभिन्न आकार एवं माप में उपलब्ध होता है। स्क्राइबर द्वारा रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि ऋजुदर्शी के समीप रेखाएं बने। ठीक है, ऋजुदर्शी रेखाएं के समीप का मतलब क्या होता है, देखिए बताते हैं। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि ऋजुदर्शी के समीप रेखाएं, जो वहाँ पे हम लोग जो हमने मेजर किया है ना जॉब को, तो उसके बिल्कुल समीप में ही रेखाएं बने, हैं ना, इधर उधर ना बने, इसीलिए नोक को पतली रखा जाता है और पेंसिल की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। खरोंचनी की नोक होती है वो तेज़ होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसे अपनी जेब में न रखें क्योंकि चोट लग सकती है ना। दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर एक कॉर्क लगा दिया जाता है। कॉर्क क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर एक कॉर्क लगा दी। देखिए यहाँ पर हमें एक कॉर्क होता है, एक लकड़ी का गुटका होता है जिसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, वो होता है हमारा कॉर्क होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विभाजक। विभाजक क्या है, डिवाइडर है। डिवाइडर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिगर देख लीजिए, ये हमारा डिवाइडर है। डिवाइडर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो डिवाइडर का प्रयोग हम वृत्त खींचने में करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाप खींचने में करते हैं, मतलब हमने एक सर्किल खींच लिया, ये हमारा वृत्त कहलाएगा। अगर कोई चाप मारना, तो मान लीजिए हमने एक डिवाइडर के एक पॉइंट को यहाँ पर रखा और मान लीजिए यहाँ से हमने एक और ऐसे चाप खींच दिया, है ना। या आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का एंगल जब हम लोग बनाते थे, तो मान लीजिए डिवाइडर का पॉइंट यहाँ पे रख दिया, एक ऐसे करके यहाँ से चाप मार दिया। तो कहीं से भी आप चाप मार सकते हो, ऐसा नहीं कि वहीं पर, या अर्धवृत्त हम खींच सकते हैं, है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा चाप कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि विभाजक का प्रयोग वृत्त या चाप खींचने के लिए तथा दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए, इसको समझना है कि दूरियों को स्थानांतरित कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये 10 इसकी लंबाई 10 मिलीमीटर है, तो इसको हमें 5 मिलीमीटर के भागों में मापना है। ठीक है, 2 भागों में बांटना है हमें, कितने भागों में, 2 भागों में बांटना है। इसी को कहते हैं माप को स्थानांतरित करना। या मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमने 5 mm है, ये कितनी 5 mm है, तो यहाँ पर भी हमें एक लाइन खींचनी है 5 mm की। तो हमने यहाँ पर नोक रखेंगे, पहले नाप लिया हमने जॉब को, यहाँ से यहाँ तक का माप लेंगे,
कि हाँ 5 है तो यहाँ पे नोक रख के फिर यहाँ पर कर देंगे, तो जितनी इसकी लंबाई होगी वो भी इसकी भी उतनी ही लंबाई होगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये फर्श है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमने 10 मिलीमीटर माप स्टील रूल से डिवाइडर के द्वारा 10 मिलीमीटर माप लिया और यहाँ से एक हमने ऐसे पॉइंट लगा दिया, तो ये 10 मिलीमीटर हो गया। फिर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से लगा दिया, मतलब डिवाइडर के 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे रखा तो एक पॉइंट यहाँ पे 10 मिलीमीटर हो गया। फिर पहले वाले पॉइंट यहाँ पे, तो इस टाइप से, तो ये होता है स्थानांतरित, मतलब कि ट्रांसफ़र करना, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये मान लीजिए 10 मिलीमीटर का है ना, तो 2 भागों में बांटना है, तो 2 भागों में कैसे, इसका आधा कर देंगे, तो ये होता है स्थानांतरित करना एवं स्टेपिंग, जो भी हमने बताया करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या है, मान लीजिए यहाँ पर इसका मान लीजिए सेंटर से 10 मिलीमीटर है, फिर यहाँ से इसका सेंटर से 5 मिलीमीटर है, तो क्या हो गया, स्थानांतरित है ना। साइज को क्या करना है, हम लोग स्थानांतरित करना है, दूरियों को, साइज को स्थानांतरित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिवाइडर या स्थिर जोड़ को फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट क्या होता है ये आपको समझना है। देखिए फर्म जॉइंट उन्हें कहते हैं जिनको हम हाथ से ही ऐसे मतलब खोलते बंद कर सकते हैं। सिंपल सा देहाती भाषा में, हिंदी भाषा में समझिए कि फर्म जॉइंट क्या होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप हाथ से, मतलब उसकी लेग को अगर आप हाथ से पकड़ के खोलते बंद करते हैं तो वो फर्म जॉइंट होता है। वो फर्म जॉइंट जो होते हैं, कोई भी, अगर वो फर्म जॉइंट कैलिपर हो या फर्म जॉइंट डिवाइडर हो, वो रिवेट के माध्यम से लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्प्रिंग जॉइंट जो होता है उसमें स्प्रिंग हमारी लगी होती है, उसमें क्या होता है, हम लोग ऊपर से सेट करते हैं, है ना। अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। ये जो हमारा है, ये इसमें क्या होता है, ये हमारा फर्म जॉइंट है, इसको हम हाथ से ही पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा, इसमें रिवेट लगी होती है और वाशर लगा होता है। जो स्प्रिंग जॉइंट होती है इसमें हमारी स्प्रिंग लगी होती है। तो ये हमारा क्या है, डिवाइडर है। तो ये आप डिवाइडर देख लीजिए, है ना। जैसे कि हमने बताया था स्टेपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमें स्टेप में बांटना है ना। यहाँ से देखो यहाँ तक इन्होंने बांट रहे हैं, तो साइज को स्टेप में बांटना ही हमारा स्टेपिंग डिस्टेंस कहलाता है, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विभाजक की दोनों टांगों को सदैव समान लंबाई का होना चाहिए। लेकिन इसके यहाँ पर इधर हम पढ़े थे डिवाइडर का साइज कितना होता है। डिवाइडर का साइज 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक का होता है, ठीक है। 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक का। अगर आपसे पूछा जाए कि डिवाइडर के माध्यम से हम कितने साइज तक का चाप लगा सकते हैं, कितने साइज तक का हम वृत्त खींच सकते हैं, तो 200 मिलीमीटर तक का हम खींच सकते हैं, ठीक है। 200 मिलीमीटर ये व्यास में होगा, कितने में होगा, व्यास में। तो अब त्रिज्या के व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 100 मिलीमीटर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो हमको ये याद रखना है कि 200 मिलीमीटर तक का डिवाइडर के माध्यम से वृत्त खींच सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 200 mm से अधिक का वृत्त हमें खींचना है, सर्किल खींचना है या चाप लगाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का प्रयोग। एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़े साइज के वृत्त को खींचना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो विभाजक का आकार याद रखना है कि 50 mm से 200 mm तक होता है। इसकी नोक और जोड़ की पिन के, मतलब इसका साइज कहाँ से लिया जाता है, तो साइज सिंपल से याद रखिए, इसका जो जोड़ होता है, देखिए ये नोक क्या होता है, जो लेग का पॉइंट हो गया वो नोक हो गया। इसके बाद जहाँ से इसका जोड़ होता है, जो लेग होती है उसका जहाँ से जॉइंट होता है, उसके बीच की दूरी हमारी डिवाइडर का साइज लिया जाता है। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर इसका हमें साइज लेना तो साइज कहाँ से लेंगे, तो इसका जो जोड़ है इसके सेंटर से, ये रिवेट के पिन के सेंटर से यहाँ तक, इसके पॉइंट तक, ये नोक हो गई, तो इसकी बीच की दूरी से हम डिवाइडर का साइज लेते हैं। तो डिवाइडर का साइज कहाँ से लेते हैं, डिवाइडर का साइज रिवेट के सेंटर से रिवेट के कील के पॉइंट तक हम लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम डिवाइडर के कितने द्वारा वृत्त खींच सकते हैं, उससे नहीं, इससे लेते हैं। अब सिंपल से भी याद रखना है कि डिवाइडर के द्वारा हम कितना, जैसे कि हमने याद करा है कि 200 मिलीमीटर तक का हम वृत्त खींच सकते हैं डिवाइडर के माध्यम से।
नेक्स्ट पॉइंट हमने तो आपको बता ही दिया डिवाइडर के बारे में। अगर ये जो भी हमने डिवाइडर आपको दिखाया था इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फर्म जॉइंट डिवाइडर। बहुत एग्जाम में पूछता है, वो कहेगा कि निम्न में से कौन सा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है, या पूछेगा निम्न में से कौन सा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। बस वो स्प्रिंग फर्म में ऐसे देता है और ऑप्शन तरह तरह का दे देता है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, एडजस्टेबल कैलिपर, इस टाइप के ऑप्शन देता है। तो सिंपल सा आपको भटकना नहीं, याद रखना है अगर इस टाइप का फिगर बना हुआ, इसमें स्प्रिंग बनी हुई है ना, उसमें स्प्रिंग बनी हुई है तो वो हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है या स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। ठीक है, और कैलिपर और डिवाइडर में अंतर क्या होता है ये भी आपको पता होगा। तो एक आउटसाइड कैलिपर होता है, एक इनसाइड कैलिपर होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आउटसाइड कैलिपर में क्या होता है कि उस दोनों जो लेग होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, जो इनसाइड कैलिपर होती है उनकी जो टांगें होती है वो बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं। तो इनसाइड कैलिपर से हम किसी जॉब के ग्रूव को स्लॉट मापते हैं, या फिर हम किसी पाइप का अंदरूनी बोर मापते हैं, अंदरूनी डाया मापते हैं हम इनसाइड कैलिपर से। किसी पाइप का बाहरी साइज मापना है तो आउटसाइड कैलिपर से मापते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.5 mm होती है। ये कैसे होती, क्योंकि कैलिपर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कभी भी हमें किसी मान लीजिए कोई पाइप है, उसका हमने अंदरूनी डाया माप लिया, तो अंदरूनी डाया हमने उसका माप लिया। अब क्या इसमें मेजरमेंट कहीं कैलिपर में लिखी होती, नहीं लिखी होती, तो हम उस जो हमने आउटसाइड कैलिपर से या इनसाइड कैलिपर से, हमने इनसाइड कैलिपर से जो अंदरूनी व्यास मापा है उसको हम स्टील रूल में जाके दोनों लग के पॉइंट को रखते हैं और देखते हैं कि हाँ उस बोर का साइज इतना था। तो हमने किससे मापा, स्टील रूल से हमने जाके मापा। तो अब स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है 0.5, इस वजह से हमारी कैलिपर की रूल कितनी होती है, 0.5 mm होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि कैलिपर की रूल ऐसे पूछता है, कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 0.5 mm होती है ना। अब बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं 0.2 mm लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, उन्हें वर्नियर कैलिपर समझ में आने लगता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से रखना है। अब एग्जाम में ये पूछ लेता है कि फिगर दे देता है और आपसे पूछा जाता है ये क्या कहलाता है, ये हमारा पेग कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पेग कहलाता है। दूसरा क्या है, ये हमारी स्प्रिंग कहलाती है। कौन सी स्प्रिंग है, तो नाम लिख लीजिए, ये हमारी लीफ स्प्रिंग है। कौन सी स्प्रिंग है, तो डिवाइडर में हमारी लीफ स्प्रिंग प्रयोग की जाती है। और ये हमारी कौन सी है, ये इसे क्या कहते हैं, ये जो गोला सा बना हुआ है इसे हम फलक्रम बोलते हैं। छोटा सा बना हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। और ये हमारी बॉल है, और ये हमारी नट है, और ये हमारा वाशर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट ये वाले ज़्यादा भाग हैं, इनको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डिवाइडर के द्वारा हम 200 mm तक का साइज माप सकते हैं। अगर साइज की बात करें तो यहाँ से इसके पॉइंट से फलक्रम से हम यहाँ लेग के पॉइंट्स तक मापेंगे, है ना। रिवेट के सेंटर से हम लेग के पॉइंट तक, नोक तक हम मापते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं कि डिवाइडर की टांगों को सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए कितने डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, या पूछ लेगा किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछेगा ये कि अगर मान लीजिए हमें क्या करना है कि डिवाइडर के पॉइंटों को सही से बैठाना। मान लीजिए कहीं पर हमें क्या करना है, चाप खींचना है। ठीक है, ये मान लीजिए सरफेस है और ये जॉब है, मान लीजिए इस पर ऐसे चाप खींचना है ना। तो यहाँ पर हमें पॉइंट को, डिवाइडर के पॉइंट को यहाँ पे बिठाना होगा ना, तभी तो अच्छे से, नहीं तो हिलेगा डुलेगा। जब हिलेगा डुलेगा तो लाइन भी ऐसे ऐसे खींच जाएगी, है ना। होता था ना कि कॉपी में जब हम लोग खींचते हैं, अगर एक बार पॉइंट हम लोग भूल जाते थे तो फिर याद नहीं आता था, फिर हम निशान ढूंढते थे कि पॉइंट है कहाँ से, जहाँ से हमने चाप को लगाया था। तो हम वो पॉइंट अच्छे से हमें याद रहे, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिक पंच लगा देते हैं। प्रिक पंच से मतलब 30 डिग्री का प्रिक पंच प्रयोग करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाएगा और वहाँ पर डिवाइडर का जो पॉइंट है, ये जो डिवाइडर के पॉइंट वो अच्छे से इसमें बैठ जाएंगे, तो इससे हम चाप खींच सकते हैं। तो एग्जाम पूछेगा कि डिवाइडर के विभाजक मीन्स डिवाइडर की टांगों की सही स्थिति, मतलब लेग के पॉइंट को इसमें
बढ़िया सही से लोकेट देने के लिए, है ना, सही स्थितियों में ठीक से बैठाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लोग परिक पंच का यूज करते हैं, 30 डिग्री परिक पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि विभाजक की दोनों टांगों को सदैव ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विभाजक की दोनों टांगों को सदैव समान लंबाई वाला होना चाहिए। इसी वजह से जब भी डिवाइडर के अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये ख़राब हो जाए, अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये ख़राब हो गया है, घिस गया है, तो जब भी हम डिवाइडर के पॉइंट का ग्राइंडिंग करेंगे, है ना, या फिर आयल स्टोन से उसके फिनिश करेंगे, तो हम दोनों को फिनिश करते हैं। जब भी हम ग्राइंडिंग में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि एक एक लेग को हम ग्राइंड करेंगे, दोनों लेगों को साथ में फिनिश करते हैं ताकि दोनों की जो लंबाई है वो समान रहे, है ना। यहाँ पर इसे गलत क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए गलत हो गया। तो ग्राइंडिंग अभी यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा सही है ना। तो एक ये फिगर दे देगा, एक ये दे देगा, ये देगा, तो हमें ध्यान से देना है कि इस टाइप का जो फिगर बना होता है वो हमारा सही होता है। अगर इस टाइप का फिगर बना हुआ जैसे कि ये वाला बना है ना, इसको ध्यान से देखना है, तो ये वाला हमारा फिगर क्या गलत बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है, गलत फिगर है ना। सही हमारा फिगर ये वाला है, इसको अच्छे से याद रखना है। निमी में भी आपका असाइनमेंट वाली बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विभाजक की दोनों टांगों को सदैव समान लंबाई का होना चाहिए। विभाजक की विशिष्टियाँ मतलब डिवाइडर का जो साइज है वो हम जोड़ की किस्म और लंबाई द्वारा वर्णित किया जाता है। इसे ये समझिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि फाइल का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, विशिष्टियाँ मतलब स्पेसिफिकेशन। तो जैसे हम लोग बताते हैं कि फ़ाइल के कितना फ़ाइल का स्पेसिफिकेशन बताइए, तो आप क्या बताते हो, फ़ाइल जो होती है ग्रेड के अनुसार होती है ना, कट के अनुसार पाई जाती है, लंबाई के अनुसार देखते हैं, ये सब हम उसमें देखते हैं, तो ये हम लोग बताते हैं उसमें, ठीक है। अब उसी प्रकार से जब भी हम फाइल लेने जाते हैं तो ये तो हम बताते हैं ना स्पेसिफिकेशन कि हमें ये चाहिए। तो अब यहाँ पर ये पूछेगा कि डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन इनमें से कौन सा है, या डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो डिवाइडर की स्पेसिफिकेशन हम जोड़ की किस्म मतलब हमारा डिवाइडर का जो जॉइंट है वो हमें कैसा चाहिए। मार्केट में जाएंगे हम उसको बताएंगे ना कि हमें स्प्रिंग जॉइंट वाला चाहिए या फर्म जॉइंट वाला चाहिए, तो जोड़ की किस्म को बताना है। दूसरा हम लंबाई बताएंगे कि हमारा जो डिवाइडर होता है वो 50 mm से 200 mm तक का पाया जाता है, तो हमें कौन सा डिवाइडर चाहिए, 50 mm का चाहिए या 150 mm का चाहिए, है ना। तो क्योंकि अलग अलग साइज़ का हमारा डिवाइडर आता हो सकता है कोई डिवाइडर हमारा केवल 100 mm तक का चाप लगाने वाला आता हो, तो भी ऐसे छोटे बड़े आते ही हैं। तो वहाँ पर हमारा डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन अगर पूछे तो हम कोई भी पूछे तो हम बताएंगे कि डिवाइडर का हम लोग जॉइंट होता है, दूसरा होता है हमारा लंबाई होती है कि डिवाइडर की लंबाई का मतलब वो कितना साइज तक का वो चाप खींच सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसको हम और छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे महीन रेखाएं खींचने के लिए नोक को सदैव शार्प रखना चाहिए। जैसे कि पीछे भी बताया कि महीन रेखाएं खींचना है तो जो डिवाइडर के पॉइंट है उसको सदैव शार्प रखना चाहिए। ग्राइंडिंग की अपेक्षा ऑयल स्टोन पर बार बार तेज़ करना अधिक अच्छा है। मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि डिवाइडर के पॉइंट को तेज़ करना, शार्प करना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन देगा आपको ग्राइंडिंग, दूसरा ऑप्शन देगा ऑयल स्टोन, तीसरा ऑप्शन देगा एमरी पेपर, चौथा ऑप्शन देगा कुछ भी दे सकता है ना, ये फाइलिंग दे सकता है, ये फाइल दे सकता है। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑयल स्टोन देगा, ठीक है। क्या लगाना है, ऑयल स्टोन। तो हम क्या है इसमें दिक्कत क्या दिया गया है कि ग्राइंडिंग की अपेक्षा ऑयल स्टोन पर बार बार तेज़ करना अधिक अच्छा है। मतलब कर सकते हैं, इससे भी हम तेज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नुकीला तेज़ हमारा हम ऑयल स्टोन से करेंगे। ऑयल स्टोन क्या होता है वो छोटे से पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, छोटे से पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो साइज में होते हैं, कुछ पेन की तरह होते हैं, कोई गोल होता है, कोई स्क्वायर होता है, तो वो थोड़े से पत्थर होते हैं। उनको ऐसे हाथ में लेके और डिवाइडर के पॉइंट को ऐसे धीरे धीरे रगड़ते हैं तो पॉइंट हमारा शार्प हो जाए। उससे मटेरियल क्या बिल्कुल धीरे धीरे कटता है, शार्प करता है। अब ग्राइंडिंग में क्या है, हमारा जल्दी मटेरियल कटेगा तो उसमें होता है कि ज़्यादा मटेरियल कट गया तो क्या हो सकता है कि उतना
तीखा नहीं बनेगा, है ना। कोई भी चीज़ मैनुअल अगर हम लोग हाथ से धीरे धीरे करेंगे तो वो ज़्यादा हमारा शार्प बनेगा। उसी प्रकार से ग्राइंडिंग की अपेक्षा ऑयल स्टोन से बार बार तेज करना अधिक अच्छा होता है। ग्राइंडिंग द्वारा तेज करने से नोक मुलायम पड़ जाती है। ये क्या पॉइंट है, ये ऐसा क्यों हो जाता है? अगर ग्राइंडिंग से हम, अब घर्षण मीन्स ग्राइंडिंग से अगर हम डिवाइडर के पॉइंट को अगर हम क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, मान लीजिए उसको तेज कर रहे हैं, तो उससे पॉइंट मुलायम पड़ जाएगा। क्यों ऐसा कि मान लीजिए हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं डिवाइडर के पॉइंट को, ठीक है, इसके पॉइंट को मान लीजिए हम ग्राइंड कर रहे हैं, तो जब ग्राइंड करते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। जब भी हम इसको ग्राइंडिंग पास ले जाएंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट गर्म हो जाए। तो गर्म हो जाने के बाद ये जब ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होगा। जब कोई चीज़ धीरे धीरे ठंडी होती है तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है। अगर कोई मेटल है उसको गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगी, वो मेटल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर जल्दी ठंडा कर दोगे तो वो हमारा क्या है, वो मेटल हमारी हार्ड हो जाएगी, जिसको हम मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। हीट ट्रीटमेंट चैप्टर हम लोग ने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये हो गया डिवाइडर के बारे में कि डिवाइडर के पॉइंट को अगर बिठाना है तो हम किस पंच का प्रयोग करेंगे, हम 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करा था कि 1 यार्ड में कितने इंच होते हैं, तो 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं, ठीक है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। अगर पूछेगा एग्जाम में कि आपका बताइए कि 1 माइक्रोन में कितने 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्लास हम लोग की 51 मिनट की हो गई है, तो क्योंकि बेसिक चीज़ें आप लोग को समझा रहे थे तो क्लास का पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। खैर, आप लोगों को क्लास कैसी लगी है? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटम सतह के बारे में। डेटम सतह क्या होता है, रेफरेंस सतह क्या होती है, और हम लोग कैलिपर के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छी चीज़ें जो हमने समझाई वो आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और डेली क्लास आपको मिल सकेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास भी होती है। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइव टेस्ट देना मत भूलिएगा। 9 PM में लाइव टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। अगर आपको नहीं मिलती है लिंक तो आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम आपके फीडबैक का वेट करेंगे। ओके, बाय बाय।